क्रॉस बी एंड दैट इज डॉट सी, हाइट, यही तो होगी हाइट, यू डॉट नहीं आता, अरे यू डेल्टा टी कॉस थीटा, तो दिस इज नंबर पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम एंड दैट इज चार्ज ऑन वन पर्टिकुलर चार्ज कैरियर। डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा करंट, ये हो जाएगा एन यू डी क्यू इंटू ए कॉस थीटा। लेकिन समझदार लोग रियलाइज करें कि यार ये एन यू डी क्यू कभी कभी परेशान कर सकता है, तो इसका नया नाम रख दिया उन्होंने जे वेक्टर डॉट ए, where J vector is N Q U T। ठीक है, यहां पर सवाल आते हैं और बच्चे अक्सर गलत करते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते N कौन है, किस पर डिपेंडेंट है, और राइट इसमें गलती रहती है, टाउ पे गलती रहती है, यू ड्रिफ्ट पे गलती करते हैं। सो दीज थिंग्स आर बैड, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि यू ड्रिफ्ट की डिपेंडेंसी की इक्वेशन ये है। यदि हमें जानना है यू ड्रिफ्ट किस पे डिपेंडेंट है, तो ये इक्वेशन हमें बताएगी। राइट, जे वेक्टर की इस पर डिपेंडेंसी एन क्यू यू डी पे, राइट, रिवर्स नहीं है, यू ड्रिफ्ट जे वेक्टर पे डिपेंड नहीं करती है, राइट, यू ड्रिफ्ट डिपेंड करती है इन सब चीजों पर। ठीक है, तो वैसे तो मेरे हिसाब से मैंने ओम्स लॉ डिराइव कर लिया है, पर आपको दिखा नहीं होगा तो मैं आपको भी ओम्स लॉ भी डिराइव कर देता हूं। मिटा दूं, ये लिख लिया, ये साइड से मिटा दूं, ये पैरेललोग्राम की पैरेललोपिपेड की जरूरत है किसी को? एवरीबॉडी नीड्स पैरेललोपिपेड? ओके, चलिए समझ में आई स्टोरी। जैसे फायदा क्या हो रहा है, हमें पता है कौन सा एरिया लेना है। यदि हम गलत सलत क्रॉस सेक्शन लेंगे टेढ़ा मेढ़ा, तो भैया उसको सीधा करके ले लो, क्योंकि फालतू का एरिया लिखने का जरूरत नहीं है, एरिया बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कौन सा क्रॉस सेक्शन लेना है, इसके लिए जे वेक्टर बना दिया, करंट डेंसिटी वेक्टर कहते हैं इसको। नाम पे मत जाइएगा कि करंट तो वेक्टर होता नहीं है, इसकी डेंसिटी कैसे वेक्टर हो सकती है, ऐसी वाहियात बेवकूफी भरी बातें करते हुए आप जैसे लोग पाए जा सकते हैं। ओके, बढ़े आगे। Now that equation J vector is equal to NQ, मैं डिपेंडेंसी के हिसाब से लिख रहा हूं। J डिपेंड करता है NQ और U ड्रिफ्ट पे, और U ड्रिफ्ट डिपेंड करता है QE बाय M टाउ पे। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है J वेक्टर इज इक्वल टू E वेक्टर बाय रो। रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी, और राइट, resistivity which is m by q square n tau, राइट। इसी का रेसिप्रोकल को कभी कभी कंडक्टिविटी कह देते हैं। कंडक्टिविटी हो जाती है q स्क्वायर n टाउ बाय m। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। ठीक है, आपको यदि डेल्टा वी इजिकल टू आई आर की आदत है तो वहां तक भी पहुंचा देंगे, वो कंप्लीट मैक्रोस्कोपिक वर्जन है। यहां पे कम से कम माइक्रोस्कोपिक कनेक्शन तो है कि जी हमने फील्ड लगाई और इसमें वेलोसिटी वगैरह आई, ये सब बातें आप यहां पर देख सकते हैं कि फील्ड लगाने का क्या असर दुनिया पे पड़ा। कॉज अफेक्ट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इतना करंट फ्लो होने लग गया फील्ड का, एंड डिपेंडिंग ऑन ऑल द वेरियस फैक्टर्स। बढ़े आगे। सो व्हाट आई वुड लाइक टू डिस्कस राइट नाउ इज अबाउट द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। कोई भी मटेरियल होता है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी। शायद आपको ऐसा पता हो, सुना हो कि नहीं सुना है? सुना है? अरे कुछ पूछना है किसी को यहां पर डेरिवेशन में? एनी डाउट्स? फास्ट हो गया? यस यस यस। कंडक्टिविटी, रो इज रेजिस्टिविटी, सी इज कंडक्टिविटी, उसी का रेसिप्रोकल। नहीं सुना आपने कंडक्टिविटी कभी? रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ओके, इसी का उल्टा। कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, मटेरियल की प्रॉपर्टी। बढ़े आगे। ऑलराइट,
तो रेजिस्टिविटी मतलब कि मटेरियल जो है वो इजीली अलाउ नहीं कर रहा है चार्जेस का फ्लो। अरे कंडक्टिविटी कितना इजीली कर रहा है, रेजिस्टिविटी कितना रेजिस्टेंस कर रहा है, इसलिए रेसिप्रोकल है और कुछ नहीं। अरे बढ़े आगे। सो रेजिस्टिविटी m/q² टाउ, ये हमारा फॉर्मूला है। राइट, सो लेट्स गो वन बाय वन। तो यहां पे कौन सी चीज क्या असर डाल रही है? m और q इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये जनरली फंडामेंटल कांस्टेंट होते हैं, मास ऑफ चार्ज एंड चार्ज ऑन द चार्ज कैरियर। दिस इज मास ऑफ चार्ज कैरियर एंड चार्ज ऑन द चार्ज कैरियर। ये इतने फंडामेंटल नहीं है, फिर भी मैं इसके बारे में आपको 2 मिनट बता देता हूं। राइट, कि जे वेक्टर पर ये क्यों असर डाल रहे हैं और कैसे असर डाल रहे हैं। ओके, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्या असर डाल रहे हैं? यदि मास चार्ज कैरियर का ज्यादा है, राइट, हैवी है, हैवी आयंस के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली फील्ड उनको इजीली मोड़ नहीं पाएगी, उनको कंट्रोल करना मुश्किल होगा, उनका रैंडम मोशन ज्यादा होगा। हालांकि इस डिस्कशन का फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे कंडक्टर्स में तो चार्ज कैरियर एक ही होता है, कौन? इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ जाए, ऐसा कोई जादू हो जाए, तो आप देखेंगे रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा। ओके, लेकिन यदि हमको मान लीजिए कोई और चार्ज कैरियर दे दिया जाए कभी, तो पता होना चाहिए कि भाई चार्ज कैरियर के मास का फर्क क्या पड़ रहा है। m किसका मास है? चार्ज कैरियर का, और उसके बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यदि बढ़ाया जा सके तो, नेचुरली तो बढ़ाते नहीं है, कोई बढ़ा नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही होते। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सोल्यूशन जो होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एनोड के, तो उसके बीच में चलता है आयंस, आपको पता हो तो। राइट, उनके लिए भी यही लॉ वैलिड रहता है। बढ़े आगे। चार्ज का डबल असर है। चार्ज कैरियर के चार्ज बढ़ाने से 2 फायदे हैं, इसलिए आप देख रहे हैं स्क्वायर आ रहा है। क्या 2 फायदे हो रहे हैं? एक तो ज्यादा असर होएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, QE फोर्स। दूसरा, पहले यदि चार्ज कैरियर 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर करते, मतलब 1 ही चार्ज ट्रांसफर करते थे, 10 चार्ज कैरियर थे, हर किसी के पास 1 ही चार्ज था, तो 10 ही चार्ज ट्रांसफर होता था। अब यदि 10 के 10 ही है अभी भी, लेकिन हर किसी पे चार्ज E की जगह 10 ही हो गया, तो 10 टाइम्स बढ़ गया, नहीं बढ़ गया चार्ज का फ्लो, और 10 टाइम्स और बढ़ गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का असर, तो क्यों स्क्वायर हो गया ना असर, 2 असर है स्क्वायर। ठीक है, हालांकि कोई मतलब नहीं है, इनके ऊपर सवाल नहीं बनता, मैंने तो आज तक नहीं देखा, लेकिन मेरे को थ्योरी का शौक, इसलिए मैं अपने शौक से बता रहा हूं, बाकी ये काम की चीज नहीं है। काम की चीज है m and tau। ओके, n इज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसी से डिसीजन होता है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या नॉन कंडक्टर। कंडक्टर्स के n का ऑर्डर नॉन कंडक्टर के n के ऑर्डर से बहुत बहुत ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? लेटिस डिफेक्ट किस ऑर्डर के होते हैं? 1 in what part? 1 ppm या उससे भी कम? लेटेस्ट डिफेक्ट नहीं पता आपको? हाँ, क्या डिफेक्ट? नहीं, वो नहीं। लेटेस्ट में डिफेक्ट्स किस ऑर्डर के होते? नहीं पता आपको? हैं? 10⁻10 10⁻10 में 1 पे होता है। अरे जो भी सुन रही है, कंडक्टर में लेटिस का हर मेटल, हर आयन, हर एटम 1 या 2 इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा। S1 या S2 कॉन्फ़िगरेशन है। जबकि नॉन कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे बट दे विल बी ऑल बिकॉज ऑफ लेटिस डिफेक्ट, क्योंकि उनका लेटेस्ट तो ऐसा ऑर्गेनाइज है कि इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट क्लास शेयरिंग करके काम चलाए। नहीं समझ मेरी बात? लेकिन जब जब लेटेस्ट डिफेक्ट आएगा तो 1 आध इलेक्ट्रॉन
फ्री हो जाएगा, नहीं तो नॉन कंडक्टर में तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं। यहां पे हर एटम के एक या दो है फ्री, और नॉन कंडक्टर के सिर्फ 10⁻10 में एक, या और भी कम, जो भी ये कह रहे। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? पक्का? तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन इज ऑल बिकॉज ऑफ नॉन कंडक्टर में बिकॉज ऑफ लेटिस डिफेक्ट, राइट। सेमीकंडक्टर में थोड़े से उससे ज्यादा होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि उनके पास में एनर्जी जंप करने का जो लेवल होता है बहुत कम होता है, जो कि रूम टेम्परेचर हेल्प कर देता है जंप करने में, इसलिए वो जंप करके थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो यदि अपन एन की बात करें, ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ ज्यादा नहीं है। इट इज लाइक दिस फॉर नॉन कंडक्टर्स मच मच लेस देन सेमीकंडक्टर्स, एंड सेमीकंडक्टर्स मच मच लेस देन कंडक्टर्स। इस वजह से रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी आएगी? नॉन कंडक्टर्स की, और सबसे कम किसकी आएगी? कंडक्टर्स की। उसमें सबसे कम किसकी होती है? प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, पता हो तो आपको। अरे बढ़े आगे, आगे बढ़े, नहीं आया समझ में? आ गया पक्का? ऑलराइट। टाउ, व्हाट इज टाउ? एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिशंस। नाउ टाउ is inversely dependent on temperature. Why? टेम्परेचर बढ़ेगा तो रैंडम मोशन बढ़ेगा, तो जल्दी जल्दी टक्कर करेंगे, इसीलिए पढ़े लिखे लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो नॉट 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़नी चाहिए बोल दिया मैंने, क्योंकि दिस इज ट्रू। रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, इंप्लाइज रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर्स। नॉन कंडक्टर में तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, बट उसकी बाद में बात करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग है लेकिन सेमी कंडक्टर्स, वहां पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, शायद आपने सुना हो। कोई समझा सकता है क्यों डिक्रीज होती होगी? टाउ तो उसका भी कब बढ़ रहा है, मतलब कम हो रहा है, लेकिन सेमीकंडक्टर में एक घटना और होनी शुरू हो जाती है, एन बढ़नी शुरू हो जाते। कंडक्टर में S1 S2 को निकाल दिया, P6 को निकालने की औकात है नहीं, लेकिन सेमीकंडक्टर में होता है कॉन्फ़िगरेशन S2P2, कार्बन का ही होता है ना यार, है? जो हाइब्रिडाइज होकर S1 P3, हाँ वही तो, ठीक है ना। तो S2P2, तो वो उनको निकालना फिर भी आसान रहता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से वो निकलने लग जाते हैं। सिलिकॉन बेसिकली टेम्परेचर बढ़ने से निकलने लग जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने से यदि वो निकलेंगे तो एन बढ़ने लग जाएगा। एन का बढ़ना टाउ के कम होने को ओवरकम कर लेता है, तो आपका टेम्परेचर का असर सेमीकंडक्टर पे नेट ही होता है कि रेजिस्टिविटी कम हो जाती है बढ़ने की बजाय, और जबकि कंडक्टर में एन पे असर पड़ना संभव ही नहीं है नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो ओके, एनी डाउट्स एनीवन?